तो आज जो मैं इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ, मैं वीकली सेगमेंट लेके चल रहा हूँ। कम से कम मैं हर वीक हिंदी और इंग्लिश में जो सप्ताह की सबसे बड़ी बड़ी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, उनको मैं आप सबके सामने लाऊंगा, जहां पे मैं क्विज के माध्यम से आप लोगों से क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप लोगों की नॉलेज को यहां पे चेक करूंगा। अगर लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी करंट अफेयर्स की क्लासेस को स्टार्ट कराऊंगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर, हम लोगों को जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं उनका पिछले लास्ट 6 महीने के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिस्कस करूं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स जो भी लगे हुए हैं उनमें आपकी सफलता निश्चित हो जाए। मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको लेके चलूँगा कि करंट अफेयर्स को अप्रोच कैसे करना है। देखिए, करंट अफेयर्स आप केवल मेरे प्रयास से ही आप करंट अफेयर्स तैयार कर लोगे, यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब हम बात करें करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। तो देखिए, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं जो करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए सबसे बेनिफिशियल तरीके हो सकते हैं। करंट अफेयर आप किसी एक माध्यम से तैयार करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके एग्जाम्स में आप प्रश्न बना पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है, आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन जो माध्यम होता है वो हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में है न्यूज़पेपर। हाँ, जिसको हम अखबार बोलते हैं, वही जिसको आप लोग बिछाकर खाना खाते हैं अक्सर। जी हाँ, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है भविष्य में मैं वो भी आपको तरीके बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को अप्रोच कैसे करना है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आपको वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ें कौन सा। देखिए, आप अगर किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हैं, लेट से अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं या किसी स्टेट पीएससी की बात करते हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है माध्यम की कि किस माध्यम का न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो आपके पास दो माध्यम अवेलेबल हैं, एक इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं कुछ बच्चे, या कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के मैक्सिमम कैंडिडेट्स फॉलो कर सकते हैं दो न्यूज़पेपर, और एक न्यूज़पेपर आपने सुना ही होगा द हिंदू, और ऐसा नहीं है कि हिंदूज़ के लिए ही है अखबार, और या फिर आप जा सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। मार्केट में न्यूज़पेपर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो सर हिंदी मीडियम से हैं कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स होते हैं उनका जो कंटेंट लिखने का तरीका होता है, कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आपको एडिटर्स इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम पेपर्स जो आज बनाए जाते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही पहले लिखे जाते हैं, उसके बाद उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अखबार हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के मैक्सिमम न्यूज़पेपर कचरा हैं कहीं ना कहीं। तो आप न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें तो हिंदी मीडियम में दैनिक जागरण का आप राष्ट्रीय संस्करण फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो कर सकते हैं? दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन। अब बात आ गई सर न्यूज़पेपर ले लिया, अब इसके बाद तरीका क्या है। देखिए, लर्निंग के जो तरीका होता है कोई एक तरीका नहीं होता है। लर्निंग के लिए कई माध्यम का हमें प्रयोग करना पड़ता है। लर्निंग कहाँ से आती है? रीडिंग से आती है, लिसनिंग से आती है और वॉचिंग से आती है। तो ये बात होगी रीडिंग की, तो रीड करना है न्यूज़पेपर। अब बात करना है सर लिसनिंग के लिए क्या है, तो लिसनिंग के लिए आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा लिसनिंग का जो फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। इम्प्रूव हो चुका है मतलब हम बचपन में हम सब ने कभी ना कभी रेडियो सुना होगा। जी हाँ, रेडियो पे समाचार आते थे, समाचार प्रभात, दोपहर समाचार और समाचार संध्या। लेकिन कई बार क्या होता था, जब वो न्यूज़ आते थे हम वो न्यूज़ सारे नहीं सुन पाते थे, तो उन न्यूज़ को सुनना पाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता था। यस और नो? तो पर्टिकुलर टाइम होता था। लेकिन अब क्या हुआ, आज टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। तो आप अगर मोबाइल फ़ोन है तो आपकी ये टेंशन ख़त्म हो गई। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन का नाम है AIR न्यूज़। जी हाँ, आप एंड्रॉयड आपके पास फ़ोन होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए AIR न्यूज़। इस AIR न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आपको जो भारत का ऑल इंडिया रेडियो है
उसकी आपको न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं और उन न्यूज़ को हिंदी में इंग्लिश में सुन भी सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि चर्चा का विषय है, जो वीकली इवेंट्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के द्वारा आप लिसनिंग कर सकते हो। तो दो चीज़ें कंप्लीट हुई यहाँ पे, लिसनिंग हो गई और रीडिंग हो गई। अब बात आती है वॉचिंग। अब न्यूज़ देख के बहुत जल्दी समझ आती है, तो वॉच करने के लिए देखिए मैं माध्यम बताता हूँ। अगर आपको न्यूज़ को समझना है तो वॉच करने के लिए आपके पास को जितने भी भारत में जो न्यूज़ चैनल हैं यूज़लेस हैं, क्योंकि उनमें पॉलिटिकल बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे सोचना होता है। तो आप डीडी न्यूज़ को देख सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल इश्यूज़ को समझना चाहते हैं तो बीबीसी न्यूज़ को बीबीसी न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ मिल जाती हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो कुल मिला के करंट अफेयर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे होगा जो आपको इस तरह से अप्रोच करना होगा। तो चलिए पिछले एक हफ्ते यानी कि 21 मई से लेकर आज तक के हमने कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने कंपाइल किया है। तो अब देखते हैं कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी कितनी अच्छी है, जिससे मैं समझ सकूं कि आगे मुझको कैसे चीज़ों को लेकर जाना है। तो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन 21 मई के न्यूज़पेपर से ये चीज़ों को हमने संकलन किया है। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत, और यहाँ पे डॉट डैश लिखा है, तो किसी इन चार ऑप्शंस की बात हो रही है कि नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में अपनी द्विपक्षीय नौसैनिक ड्रिल जिसका नाम है सिम्बैक्स 2019 का आयोजन किया। और यह जो आयोजन है जो 22 मई तक चला था। तो ये पूछा गया कि किस किस देश के साथ, यानी कि इन चारों में से कौन सा जो देश है जिसने भारत के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है सिम्बैक्स 2019। तो देखते हैं कितने लोगों को आइडिया होगा। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अर्पित जी का आंसर बिल्कुल आ गया और अर्पित जी कह रहे हैं सिंगापुर। तो अर्पित जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वहाँ से एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नोट कर लीजिए, भारत और सिंगापुर की नौसेना। नौसेना का मतलब होता है नेवी। जैसे भारत में 3 तरह की सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। जल सेना का मतलब है नौसेना। तो इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी ने हाल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम क्या है, सिम्बैक्स 2019। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस हैं। अब लोग जो होते हैं, डेथ होती है लोगों की, ऑबिचुरीज होती हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है। व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिवप्पा शेट्टी, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमारे देश में तो पहला जो इवेंट था, मैंने आपको हाईलाइट बताई कि पहला क्वेश्चन किससे संबंधित था, मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित था। अब दूसरा प्रश्न जो आपके सामने डिस्प्ले पे है वो पूछा गया है ऑबिचरी से, यानी कि डेथ से रिलेटेड है। तो एक श्रीमान जी हैं, इनका नाम है शिवप्पा शेट्टी, जो हाल में जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस खेल से, किस क्षेत्र से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं, बेसबॉल से संबंधित हैं या बास्केटबॉल से संबंधित हैं। तो आप लोगों के आंसर आना शुरू हो गए और पहला ही आंसर अर्पित सिंह ने दिया है बिल्कुल सही, वो फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, आगे मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी करंट पढ़ाऊंगा अगर आप लोगों का साथ रहा। बिल्कुल आलोक जी का भी आंसर सही है, विनीत का भी इस बार आंसर सही है। चलिए तो आंसर आपका बहुत सही था। तो अगला डिस्प्ले पे क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है वो कह रहा है, कैरोलिना प्लिस्कोवा ने रोम में इटालियन ओपन का महिला एकल खिताब जीता है, वह किस देश की हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ लें कि जो मैडम है ये कैरोलिना प्लिस्कोवा, इन्होंने जीता है वुमेन्स का सिंगल्स का टाइटल इटालियन ओपन में। तो ये जो महिला हैं वो किस देश से बिलोंग करती हैं। आपके सामने कंट्रीज़ हैं नीदरलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, रशिया। फेमस एथलीट हैं, तो आपने शायद इनका नाम सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोगों के आंसर आना शुरू हो गए। चंदन वर्मा जी ने आंसर दिया है पहला ही, चेक रिपब्लिक। और मुझे लगता है चंदन वर्मा जी का आंसर के साथ मैं जाऊंगा और ये आंसर सही है। तो बिल्कुल, तो जो कैरोलिना है ये चेक रिपब्लिक की हैं, जिन्होंने हाल में ही क्या जीता है, इटालियन में, जो इटालियन आपका वुमेन्स महिला सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है।
बहुत अच्छा, आंसर आने शुरू हो गए। अर्पित जी का आंसर फिर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये फिर से आ गया आपका, इटालियन ओपन से ही पूछा गया है। वहाँ पूछा गया था फीमेल्स का, भी मैंने क्वेश्चन पूछा, मेल का आ गया। रोम में इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपको ये बताना है, मेंस का जो सिंगल्स का टाइटल हुआ हाल में ही, इटालियन ओपन किसने जीता? 4 आपके सामने एथलीट हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डोमिनिक थिएम। तो इतने फेमस एथलीट हैं, आपने मैक्सिमम लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जितने भी ओपन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे स्पोर्ट्स में। अर्पित जी का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, और अर्पित जी कह रहे हैं 2। नहीं, आपका आंसर नडाल, बिल्कुल। तो जो सही आंसर दिया है प्रदीप पाटिल ने, राफेल नडाल, बिल्कुल। तो राफेल नडाल ने इस बार इटालियन ओपन का टाइटल जीता है। तो जिन लोगों का आंसर गलत था वो सही कर लें। नोवाक जोकोविच ने इस बार नहीं जीता है, इस बार किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तो करंट अफेयर की यही खूबसूरती है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको सुने सुने लगते हैं, और थोड़ी भी गलती हुई आपकी ज़िंदगी सुनी सुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स की खबरों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो अब आपके सामने डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन रहा ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, रल्लापल्ली वेंकट नरसिम्हा राव का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब ये प्रश्न मैंने ऑबिचुरी से लिया है, निधन से लिया है। बहुत फेमस पर्सनालिटी थे जिनका नाम था रल्लापल्ली वेंकट नरसिम्हा। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है ये व्यक्ति साउथ इंडियन होंगे, और साउथ इंडियन होंगे तो भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तेलुगु अभिनेता, तमिल अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता, भोजपुरी अभिनेता। तो बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो फटाफट आप आंसर दीजिए। और सबसे पहले आंसर आया है अक्षय कुमार जी का, और आंसर इनका है ए, यानी कि पहला, बिल्कुल। तो ये जो हमारे नरसिम्हा साहब थे, ये बहुत ही फेमस तेलुगु अभिनेता के तौर पर जाने गए, जिनका हाल में ही निधन हो गया, बिल्कुल, तेलुगु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं करंट अफेयर्स पर डेस्क्रिप्टिव सीरीज शुरू करूं इंग्लिश और हिंदी में, और उसके क्विज भी लेके आऊं, तो आपका सपोर्ट देखते हैं कि आप कितने लोग चाहते हैं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, डिस्प्ले पे आपके सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है आपसे, जेफरी रोसेन को किस देश के डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? ये खबर इंटरनेशनल कम्युनिटी में हाल में ही काफ़ी चर्चाओं में रही है, और आई होप आप लोगों को आंसर पता होगा। जेफरी रोसेन, जेफरी रोसेन नाम से पता चल रहा है, ये हमारे एशियन नेम तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हाल में ही किस देश के डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और रशिया। बहुत सिंपल है और बहुत सही। चंदन वर्मा जी का आंसर आ गया, और इन्होंने बताया आंसर 3 सही है, और आलोक तिवारी जी का 3, और बिल्कुल। तो हाल में ही ये व्यक्ति जेफरी रोसेन, ये कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के बनाए गए हैं। एक सेकंड रुकिए, हाँ, तो ये हमारा प्रश्न था, तो इसका सही आंसर था यूएस। इनको यूएस का अटॉर्नी जनरल बनाया गया। तो ऐसे प्रश्न पेपर में अपॉइंटमेंट जो होती हैं, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनकी मंत्री परिषद आज शपथ लेने वाली है। मैं आपको कुछ ही देर में उस पर अपडेट लेके आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन को किस किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगला प्रश्न बहुत सिंपल सा है, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विग्रह को डीकमीशन किया गया है। भाई भारत की जो नेवी है, उन्होंने एक हमारा जहाज है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? डिसकंटिन्यू किया है। कहाँ से? बिल्कुल। तो सही आंसर आना शुरू हो गया लोगों का, और आंसर है विशाखापत्तनम। इस बार मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था, और बहुत प्रसन्नता होती है जब आप लोग सही आंसर देते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे ये रहा। प्रश्न अगला कह रहा है आपके सामने कि जोको विडोडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस समय दुनिया भर में चुनाव चल रहे हैं, चाहे भारत हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, ठीक है।
तो दुनिया भर में चुनावी का माहौल है, तो कहीं राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट हो रहा है, कहीं प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। तो प्रश्न कह रहा है जोको विडोडो जी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और आप आंसर देंगे। और सबसे पहले सही आंसर दिया है अक्षय कुमार ने, और इनका आंसर है इंडोनेशिया। बिल्कुल, और इंडोनेशिया पे में अभी बहुत ही हिंसक झड़पें चल रही हैं, काफ़ी विवाद मचा हुआ है वहाँ पे ये माना जा रहा है कि इनको गलत तरीके से धांधली करके इन्होंने सत्ता हासिल की है। खैर इंडिया में भी जब लोग हार जाते हैं तो ऐसे ही बहाने बनाए जाते हैं। खैर वहाँ पे अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, देखते हैं क्या होता है। खैर आपको क्या करना, रट लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर रहा। ये प्रश्न कह रहा है आपसे दोस्तों, किस देश ने भारत में मेन उल हक को अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? देखिए ये हमारे बहुत दिल के करीब देश हैं, हमारे और इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसी देश की बात है। तो अब वैसे प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक देश है, बिल्कुल पाकिस्तान। सही आंसर आया सबसे पहले विशाल जी का, और अक्षय जी का भी आंसर सही है। बिल्कुल पाकिस्तान ने भारत में मेन उल हक को अपना उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवास्तीन के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में। देखो ये पाकिस्तान का था, अब भारत ने कंट्री है जिसका नाम है एवास्तीनी। एवास्तीनी में भारत का कौन, ठीक है, द किंगडम ऑफ एवास्तीनी, यहाँ के लिए हमारा कौन उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है? 4 लोग आपके सामने हैं, आप बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। MB लोकुर, जगजीत पवाडिया, राधा वेंकट रमन, और ये बहुत चर्चाओं में रहे हैं। आंसर दलबीर सिंह सुहाग। दलबीर सिंह सुहाग, अच्छा जी कैसे आंसर दे सकते हैं आप? ठीक है, तो सही आंसर है राधा वेंकट रमन। नहीं सर, दलबीर सिंह सुहाग एक बार सर्च कीजिए कौन थे कौन हैं। तो राधा वेंकट रमन जी को एवास्तीनी के लिए भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे ये रहा। प्रश्न है वोलोडिमिर जेलेंस्की ने निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? भाई साहब ये व्यक्ति जब से राष्ट्रपति बना है तब से वर्ल्ड में, दुनिया में चर्चित व्यक्तियों में से एक है। ये चर्चाओं में छाए हुए हैं जब से ये बने हैं, क्योंकि इनके चुनाव के पीछे काफ़ी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इनकी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। ये कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? नीदरलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, मंगोलिया। तो जल्दी से आंसर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। और ये बेसिकली बिल्कुल सही आंसर आ गया। विशाल जी का सबसे पहले सही आंसर है यूक्रेन। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोफेशन से कॉमेडियन है कपिल शर्मा की तरह, तो इसको लेकर थोड़ा सा माहौल क्रिएट हुआ है वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद CMF की बैठक हाल में ही शुरू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। भाई हाल में ही संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग कहाँ पे हुई? जेनेवा, पेरिस, कोच्चि, बिश्वेक। मतलब देखो, अब ऐसे प्रश्न मैंने क्यों शामिल किए? ऐसे प्रश्न इसलिए शामिल किए हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में पूछे जाने का रीज़न ये है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेड ऑफिस, इनके मेंबर्स कंट्री, इनकी मीटिंग्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है 4, और मुझे लगता है मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिश्वेक। ठीक है, बिश्वेक में हाल में ही आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित अपनी सहायक कंपनी INX में हिस्सेदारी खरीदने के लिए BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है? ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक है। बिल्कुल हाँ, विशाल मक्का जी, कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। जी हाँ, सुषमा स्वराज जी ने वहाँ के बिल्कुल 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 सही है आप। तो बिश्वेक। तो अब बताइए, गिफ्ट सिटी में स्थित अपनी सहायक कंपनी INX में हिस्सेदारी के साथ टाई अप किसने किया है? आंसर बिल्कुल आना चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। ICICI बैंक ने BSE के साथ समझौता किया है। ठीक है,
इस प्रश्न को बैंकिंग एग्जाम्स के इंश्योरेंस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं, HDFC नहीं है, ICICI बैंक सही है। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे ये रहा, निकी लाउडा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? ये एक इंटरनेशनल फेमस सेलिब्रिटी हैं जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फार्मूला 1 रेसर थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेटर थे या पोलो खेलते थे? तो आई होप शायद आपने खबर पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ये बहुत फेमस व्यक्ति थे सुजय कुमार। बिल्कुल, ये फार्मूला 1 रेसर के नाम तौर पे दुनिया में जाने जाते हैं। अक्षय जी का आंसर सही है, चंदन जी का भी आंसर सही है। डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन आलोक तिवारी जी का भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन क्या है? एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में रेलवे पटरियों का विद्युतीकरण करने के लिए भारतीय के रुपए के बराबर दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या है? प्रश्न ये है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि जिसको हम जानते हैं ADB के नाम से, तो ADB ने क्या किया? एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हमको कुछ पैसा देने की बात की है, और वो पैसा कितना दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? रेलवे पटरियों का क्या होगा उस पैसे से? विद्युतीकरण होगा। आपके पास ऑप्शन है $750 मिलियन, $850 मिलियन, 650, 550। ये बैंकिंग इकोनॉमिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, और इसका सही आंसर जो है वो सही दिया है प्रदीप पाटिल जी ने, $750 मिलियन का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा, इसरो के अध्यक्ष के सिवान, बिल्कुल इनको आज भारत में दूसरे APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। हेमंत कुमार, सुधीर सर की भी क्लास आज होगी। सुधीर सर की क्लास का आज टाइम है 8:30 बजे। ठीक है, ठीक है, 8:30 बजे के बाद क्लास है सर, 1-2 क्लास आज होगी सर की। ठीक है, एक भी हो सकती है, दो, एक तो होगी, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, सुधीर सर आ चुके हैं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चित्तूर जिले के श्री सिटी में BRB एशिया पैसिफिक के विनिर्माण संयंत्र में भारत के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण टैंक के लदान को हरी झंडी दिखाई है। तो आपको ये बताना है ये जो जगह है कहाँ पे स्थित है? ये चित्तूर जिला किस राज्य का है? अरुणाचल, नागालैंड, केरला, आंध्र प्रदेश? तो ये प्रश्न का आंसर देना बहुत आसान होगा मुझे लगता है, और इस बार मनीष अग्रहारी का आंसर बिल्कुल सही है। ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे ये रहा, ये कह रहा है ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 18-19 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 18-19 किसे सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 व्यक्तियों का नाम है, रेचल वाइस, इस्माइल उमर, अनिल कुमार, हेमा दिवाकर। तो सर जिनको ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस आंसर को रट लीजिए, हेमा दिवाकर जी को ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 18-19 के प्राइज से सम्मानित किया गया है, और हमारे आलोक तिवारी जी का आंसर, सुजय कुमार जी का आंसर सही है। तो जिन लोगों का आंसर बिल्कुल 4 था वो बिल्कुल सही हैं। तो मित्रों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपके सामने है, सिरिल रामाफोसा को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखिए लिख लीजिए नाम, मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स की सरदर्दी आपकी बढ़ रही है यहाँ पे। तो सिरिल रामाफोसा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, मॉरिशस? हमारा बहुत ही पड़ोसी मित्र तो नहीं है, आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मनीष अग्रहारी जी का आंसर बिल्कुल सही है। तो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। तो बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था, अक्षय, आलोक, प्रदीप। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 आपके डिस्प्ले पे है, जो आपसे कह रहा है मित्रों, रिलायंस कैपिटल यानी कि रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी अपने संयुक्त उद्यम पार्टनर निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को बेचेगी, या जीवन बीमा कंपनी किस देश की है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछने के पूरे चांस हैं। बिल्कुल विशाल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
रिपब्लिक डे पर भी आए थे। तो बताइए रिलायंस कैपिटल अभी इन्होंने जो टाई अप किया है किसके साथ, और ये कंपनी जो है किस देश की है, प्रश्न ये है। तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो ये जापानीज़ कंपनी है। कैसी कंपनी है? जापानीज़ नहीं, ताइवान, कोई थाईलैंड। तो दोस्तों ये निपन जो कंपनी है वो कहाँ की है? जापान की कंपनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा डिस्प्ले पर, साकिब अल हसन। ये तो बता ही दोगे, क्रिकेट तो आपको बहुत प्यारा है, क्रिकेट का महापर्व कल से शुरू हो रहा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो दोस्तों ये बताओ इस बार का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे संबंधित मैं इंटरेस्टिंग आपको करंट अफेयर्स की बहुत सारी खबरें अपडेट करूंगा। तो आप ये प्रश्न का भी आंसर दीजिए। साकिब अल हसन जो ऑलराउंडर है, जिसको नवीनतम एमआरएफ टायर्स आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं, जिसमें शीर्ष 10 चार्ट में एक भी भारतीय शामिल नहीं है, वह किस देश का है? देखो कई सारी रैंकिंग्स आती हैं, आईसीसी के रैंकिंग में तो भारतीय छाए हुए हैं, लेकिन ये एमआरएफ की तरफ से आती है, एमआरएफ फेस फाउंडेशन की तरफ से। तो इसमें साकिब अल हसन, ठीक है, को टॉप पे रखा गया है। तो ये कोई भी बता देगा ये भाई साहब बांग्लादेश से हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने में इनकी फॉर्म कुछ खास अच्छी रही नहीं है। बिल्कुल, तो मनीष अग्रहारी, इंग्लैंड एंड वेल्स। बिल्कुल, इंग्लैंड आंसर मत करना, इंग्लैंड एंड वेल्स आंसर करना। तो आप अगला प्रश्न देख लीजिए। आईएएफ ने अपने फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर वर्जन मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो इस प्रश्न का आंसर कई लोगों को पता हो तो अच्छी बात है। अगर 21 नंबर प्रश्न का आपको आंसर नहीं पता हो तो रट लीजिए, उसका नाम है Su-30 MKI। क्या नाम है? Su-30 MKI, जिससे क्या हुआ है, आईएएफ ने, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने अपने फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान ब्रह्मोस एयर वर्जन मिसाइल को क्या किया है? सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो आंसर इसका दूसरा सही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको याद रख लेना है। बिल्कुल अक्षय जी, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ डिज़ाइन के विकास और उत्पादन का कार्य करेगी। भाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको पता ही है, जब आप 5 ईयर प्लान्स पढ़ोगे तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको पता चलेगा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, डिज़ाइन कर का विकास का उत्पादन कार्य कर रही है, करेगी किसका? शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन 18, राजधानी एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, कौन सा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन लोगों का हाल में रेलवे का एग्ज़ाम लगा हुआ है उस एग्ज़ाम में इस प्रश्न का पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्न का आप आंसर लिख कर रट लीजिए, क्योंकि आज भारत में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है वो ये मैडम चर्चाओं में है, जिनका नाम क्या है? ट्रेन 18, ठीक है, जिसमें हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ मतलब फॉलोअर्स ने फीसे तोड़ दिए थे, काफ़ी चर्चाओं में है। ये मिनी बुलेट ट्रेन की तरह देखी जा रही है। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को कितने प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है? देखो दोस्तों, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हर साल भारत की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो एक संस्था है जिसका नाम है ओईसीडी, इसने कितना प्रोजेक्शन किया है? तो ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आ जाएं तो मैक्सिमम गलत होने के चांस होते हैं। तो खैर आपको याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर कर सके तो ओईसीडी के अनुसार भारत का जो वित्त वर्ष 19-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है? जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है 7.5%। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-2 का सफल परीक्षण किया, जो 1500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है? अकॉर्डिंग टू, यार ये हमारा पड़ोसी है, नाम से पता चल जाएगा। और 24 नंबर का सभी आंसर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ख़त्म क्वेश्चन है। अरे आंसर क्या करना, ये कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-2 का सफल परीक्षण किया है, जो कितनी दूर तक मार सकती है? वो मार सकती है 1500 किलोमीटर तक। इसको लेकर काफ़ी मीडिया में मजाक बनाई गई। चलिए आगे चलते हैं। किस जीवन बीमा कंपनी को फिक्की क्लेम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, जो जीवन बीमा कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस, जब भी आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस देते समय तो कंपनियां
आपसे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जब सेटलमेंट होता है क्लेम को लेकर उनकी इतनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, लोगों को ठगा सा महसूस होता है। तो फिक्की के द्वारा जो क्लेम में एक्सीलेंस अवार्ड जो दिया जाता है किस इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया? आपके सामने 4 इंश्योरेंस कंपनियां दे रखी हैं देश की टॉप मोस्ट: ICICI लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए 25। अब कई लोग सोचेंगे LIC होगा, तो LIC नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? भारतीय एक्सा। ठीक है, तो भारतीय को ये अवार्ड दिया गया है, तो इस आप चीज़ को रट सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है YSR कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी। देखिए भाई साहब अभी लोकसभा चुनावों में छाए रहे हैं रेड्डी साहब, तो और हाल में ही इनको मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने ओथ भी ली है, शपथ भी ली है, मोदी जी का इनके सर पे हाथ रहा। तो ये भाई साहब किस राज्य से हैं? तो आंसर आना शुरू हो गया। अक्षय कुमार कह रहे हैं ये तेलंगाना से हैं। ठीक है, तो YSR कांग्रेस के प्रमुख जिनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। ये नए मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? बिल्कुल, तो ये मुख्यमंत्री कहाँ के बने हैं? आंध्र प्रदेश के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर यह रहा, किस देश के ने धनी व्यक्तियों और असाधारण प्रतिभाओं को लुभाने के लिए एक स्थायी निवास योजना गोल्डन कार्ड शुरू की है? ठीक है, धनी व्यक्तियों को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए कौन से देश ने गोल्डन कार्ड योजना शुरू की है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर चुनना है। तो ऑब्वियसली उस देश का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि अमेरिका तो पहले से दुखी है इमिग्रेशन को लेकर, बेचारा पहले से ही कह रहा है जाओ यार, वो तो पहले से बाउंड्रीज लगा रहा है, तो वैसी स्कीम वो तो लॉन्च करने वाला रहा। अमेरिका तो हो नहीं सकता, रशिया की इकोनॉमी इतनी मजबूत है नहीं, और भारत में तो कोई आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या है? UAE। अगला प्रश्न आपके सामने पे ये रहा, किस IT कंपनी ने ABN AMRO बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले स्टेटर NB में 75% शेयरधारिता का अधिग्रहण किया है? तो भाई विच IT कंपनी हैज़ कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ 75% शेयर होल्डिंग इन ABN AMRO बैंक? बहुत बड़ा बैंक है, तो कंपनी को बताना है आपको कौन सी कंपनी ने इसमें 75% शेयर्स को खरीद लिया। विप्रो, इन्फोसिस, सत्यम, एसेंचर। आंसर अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं तो उस कंपनी का नाम क्या है? इन्फोसिस। क्या नाम है? इन्फोसिस। अक्षय कुमार का आंसर आ गया। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ। तो देवेंद्र, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस चेक कर रहा हूं कि आप लोग कितने अपडेटेड हैं, और मैं पढ़ाऊंगा आगे डिटेल से। ठीक है, प्रश्न काफ़ी हैं, पूरे मैंने हफ्ते के प्रश्न लिए हैं, तो काफ़ी लंबी वीडियो ना हो, इसलिए आपका कम से कम समय खराब हो। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युद्ध अभियानों को अंजाम देने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिफेंस से संबंधित प्रश्न है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइटर पायलट टू क्वालिफाइड टू अंडरटेक कॉम्बैट मिशंस? तो महिला हैं, तो भाई आपके सामने कुछ महिलाओं के नाम हैं, और ये प्रश्न की उम्मीद करूँगा आप लोग इसका आंसर करने वाले हैं। तो उस महिला का क्या नाम है? कई लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, वो गलत आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस आंसर को रट लीजिए, भावना कंठ। ठीक है, तो भावना कंठ जी को चुना गया है किसके लिए? कॉम्बैट मिशंस के लिए पहली फाइटर प्लेन महिला। बिल्कुल अक्षय, आंसर अब सही है आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, विश्व खेल के शीर्ष निकाय के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो आपके सामने कुछ लोगों के नाम हैं, और आपको उन नामों में से चुनना है। शरद पवार को, नरेंद्र बत्रा को, ललित मोदी को, कपिल देव को। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जल्दी से आंसर कीजिए 30 नंबर प्रश्न का। और 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल चंदन वर्मा जी हेलीकॉप्टर फ्लाई कर चुकी हैं, या फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो हेलीकॉप्टर कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल, तो आंसर सही है, नरेंद्र बत्रा जी को। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है?
प्रस्ताव दिया है उन्हें क्या बनाया जाएगा? सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में थाईलैंड के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? देखिए फिर ऑबिचरी से संबंधित प्रश्न हैं, आपके सामने प्रश्न हैं, कुछ आंसर्स हैं, तो आंसर्स आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप नोट कर लीजिए। ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रेमतिन सोलानंद। प्रेमतिन सोलानंद, इनका हाल में निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं थाईलैंड के। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे ये रहा। स्विट्जरलैंड के क्रिएंस में सेक्सुई ओपन स्वैक्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। और आंसर फिर से अक्षय जी का बिल्कुल सही आंसर है, और इनका नाम क्या है? महेश मंगाओंकर। क्या नाम है? महेश मंगाओंकर। स्विट्जरलैंड क्रिएंस में इन्होंने जो इवेंट अभी जीता है। बिल्कुल, तो चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न रटने वाले प्रश्न हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके किसी भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आने वाला में से एक प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है फ्रेंच ओपन का दूसरा ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी इटली ओपन हुआ था, दूसरा कहाँ होगा? लंदन में, सिडनी में, पेरिस में, प्राग में। तो आप इस प्रश्न का आंसर देंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो फटाफट से आंसर कीजिए मित्रों। अगला, फ्रेंच ओपन का दूसरा ग्रैंड स्लैम कहाँ होगा? सिडनी आंसर दिया है विशाल जी ने, अमर जी ने गलत है। नीरज पाठक जी इकोनॉमी का बैच बिल्कुल लाएंगे, बस एक बार सिस्टमेटिक तरीके से मैं थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाऊं, फिर मैं क्लासेस को रेगुलर करूंगा, तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। बस कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं ज़िंदगी में, आपको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका सही जो आंसर है वो कहाँ पे है? पेरिस। ठीक है, गलत आंसर था। ठीक है, पेरिस में होगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा मित्र, पेरिस में होगा प्रदीप जी, एक बार अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न का आप आंसर दे दीजिए। किस देश ने जापान को नानिंग में हराकर सुदीरमन कप का खिताब जीता है? तो बात कर रहा है किस देश ने जापान को हराकर ये खिताब जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपके आंसर आने शुरू हो गए कुछ लोगों के, लेकिन गलत आंसर आ रहे हैं। तो वो कहाँ पे हुआ था? चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। तो जापान को के नानिंग में हराकर सुदीरमन खिताब को जीत लिया है। ये छोटे छोटे टाइटल्स हैं, लेकिन इनको आप देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कि एग्ज़ाम में आंसर्स। बिल्कुल मित्र, ये जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ नितेश सिंह, ठीक है, वो एसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी। बिल्कुल नितेश सिंह, मैंने आपके कमेंट के बाद ही इस चीज़ को स्टार्ट किया है। लास्ट 6 मंथ की जो आपने रिक्वेस्ट की थी, भले ही सर पेड कोर्स ले आओ, लेकिन आप तैयार कीजिए, तो लास्ट 6 मंथ के लिए मुझे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है थोड़ा सा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दूं, तो वो तो यूज़लेस है। तो उन सब चीज़ों पे मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं नोट कर रहा हूँ, फिर उनको टाइप कराना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। एसएससी से पहले मैं वो सेगमेंट शुरू कर दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। तीसरा ISF विश्व कप राइफल पिस्तौल कहाँ आयोजित हुआ? इससे संबंधित प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा था, और इस टाइटल को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहीं, और ये हुआ था जर्मनी। अब जर्मनी का कौन सा शहर है, इतना तो आप तुक्का लगा ही सकते हो। थैंक यू अक्षय जी, लव यू टू। लेकिन बस चीज़ें थोड़ी सी और मैनेज होती जाएंगी, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सेगमेंट शुरू करते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जर्मनी में हुआ था, शहर का नाम बताओ। तो यहाँ पर टोक्यो, सिंगापुर, पेरिस, तो जर्मनी का काफ़ी महंगा शहर कह सकते हैं, मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च कर रखी है, जिसका नाम है म्यूनिक, बहुत खूबसूरत शहर है। ठीक है, तो म्यूनिक में हुआ था 3rd ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल जो, ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न और बनेगा। अगला प्रश्न जैसे आपके सामने है, इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? अब बता दीजिए। ये प्रश्न बहुत सिंपल है और एग्जाम में आ सकता है। इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट गुवाहाटी में हुआ, पुणे में हुआ, हम्पी में हुआ, कोलकाता में हुआ, मुंबई में हुआ।
हाँ बिल्कुल अक्षय जी, म्यूनिच था वो। तो इसको आप रट लीजिए। इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हाल में ही हुआ, कहाँ पे? गुवाहाटी में। थैंक यू भाई अक्षय। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप, आपके सामने है। नितेश जी बस हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है खड़े होने में, ठीक है, और जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। रेगुलर क्लासेस में लूँगा आवाज़ से, ठीक है। आंसर आना शुरू हो गया आप लोगों का। संयुक्त रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान अपने जीवन का बलिदान करने के लिए मरणोपरांत दाग हमस्कॉल्ड पदक से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, इनके नाम बहुत खूबसूरत रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो किसको दिया गया है? भारतीय मूल से हैं ये व्यक्ति। आपके सामने 4-5 नाम दे रखे हैं डिस्प्ले पर। प्रतीक अमन कह रहे हैं सर आपने जो कि 16 बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाया था वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। ऐसा कुछ नहीं है प्रतीक जी, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपने जितने अच्छी तरीके से समझा, ठीक है, आप लोग बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही आप मेहनत करते थे, तो मुझे भी मज़ा आता था पढ़ाने में, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई प्रतीक अमन। तो इसका आंसर कर दीजिए फटाफट, किसको मिला है ये अवार्ड? 37। तो 37 का गलत दे रहे हो आप आंसर। तो आप आंसर आपका होना चाहिए जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, इनको मरने के बाद। चलिए खैर, अगला प्रश्न आपके सामने है। राजभवन नैनीताल में आयोजित 3 दिवसीय 17वें गवर्नर्स कप गोल्ड टूर्नामेंट 2019 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो फटाफट से आप बता दीजिए इसका आंसर। राजभवन नैनीताल में, ठीक है। ये इवेंट छोटे छोटे हैं लेकिन इनसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको बस जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। जल्दी से आंसर कीजिए प्लीज़, फिर आगे चलते हैं। आज मोदी जी और उनकी कैबिनेट कल है पक्का, ठीक है, तो कल शाम 7 बजे तक भारत की नई गवर्नमेंट का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो कैबिनेट का क्रिएशन होगा, वहाँ से पेपर में काफ़ी प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग कल पूरे दिन जुड़े रहिएगा। कल शाम को हम आपको अपडेट देंगे सारी। गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी बहुत ही कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल है, बिल्कुल। अभी अच्छा छोड़ा, बस छोड़ दिया या छोड़ा है, मतलब सब बहुत चीज़ें हैं, तुम पर्सनल मैसेज करना तब बताऊँगा, ठीक है। तुम्हारे पास नंबर होगा मेरा, ठीक है, यहाँ मत पूछो, आंसर दे दो फटाफट से, ठीक है। तो सही है आंसर जिनका है प्रेम सिंह, ठीक है। चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, आने के ज़्यादा चांस नहीं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वह निम्नलिखित में से किस संघ के अध्यक्ष हैं? ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप ये बता दीजिए ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस संगठन से बिलोंग करते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम नवयुवक संगठन, सिक्किम पूर्ण मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी संगठन। तो जल्दी से आंसर कीजिए 39 का, अगर नहीं करेंगे तो फिर गुड। तो नोट कर लीजिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग हाल में ही नियुक्त हुए हैं, कौन? चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। अगला प्रश्न है, संपत्ति सलाहकार CBRI द्वारा रिपोर्ट में कौन से 2 शहर प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कार्यालय स्थापित करने के लिए एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 पसंदीदा स्थलों में से एक हैं? ठीक है, तो ये हाल में ही जो रिपोर्ट आई, बिल्कुल क्रांतिकारी मोर्चा सही था, आपके बताने से पहले ही मैंने बता दिया। तो CBRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 शहरों को चुना गया है? प्रश्न आपका था 40, और तो समझ लीजिए। तो भाई हमारा सबसे पहले तो लखनऊ दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, और दिल्ली तो कभी नहीं हो सकता। तो सही आंसर है बेंगलुरु और गुरुग्राम। क्या है? बंगलौर और गुरुग्राम को इन्होंने चुना है, ठीक है। तो 40 नंबर का सही आंसर जिन लोगों ने दिया, 40 का C बिल्कुल सही आंसर दिया है इस बार विशाल जी ने। और अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से।
प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल प्रश्न अक्षय आपका भी सही है, ठीक है। हिंदी में मरे लिख दिया है। खैर, मुरे गेलमान नोबेल पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो गई, उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ा प्रेस्टिजियस व्यक्ति हैं मुरे गेलमान, जिनका हाल में ही हैप्पी बर्थडे हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे और ये नोबेल लॉरेट भी रह चुके हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो आपको फटाफट से आंसर कर देना है मुरे गेलमान। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बड़े भौतिकविद थे, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल खबर थी ये। निर्देशक बोंग जून हो को फ्रांस में 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म पैरासाइट के लिए पाल्मे डी ओर का पुरस्कार दिया गया। वह किस देश के हैं। देखो, कान फिल्म अभी हुआ था जो इवेंट, उस इवेंट में आपने देखा फ्रांस में कि भारत की कुछ अभिनेत्रियां काफ़ी चर्चाओं में रहीं, जैसे ऐश्वर्या राय भी गई थी वहाँ पे, और आपकी हमारी प्रियंका चोपड़ा अपने एक नए अवतार में दिखी। उसके बाद उन प्रियंका चोपड़ा के अवतार को ममता दीदी का अवतार दे दिया, तो ममता दीदी गॉट एंग्री, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, इस पिक्चर का नाम है पैरासाइट, ठीक है। इनको पाल्मे डी ओर का अवार्ड दिया गया। ये व्यक्ति किस देश के थे। नितेश सिंह, थैंक यू भाई। क्वेश्चन ये आपने कहा ना लास्ट 6 महीने के क्वेश्चंस हैं, तो उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये आती है, इंग्लिश हिंदी का बहुत इशू आ जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चंस को मुझे कंपाइल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बता दीजिए, अंतिम समय है हमारा, 2-3 प्रश्न और बचेंगे, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए। मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर तुमको नहीं पता है। तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे थे, दक्षिण कोरिया से हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो फटाफट। हाल में ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो ये भी तुम्हें शायद ना पता हो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न को सिंपल सी बात है, रट डालो, ठीक है। और इसका सही आंसर था लुइस हैमिल्टन। काफ़ी फेमस व्यक्ति है ये, इस क्षेत्र में काफ़ी प्रेस्टिजियस एथलीट हैं। 324 धारा लग गया था। हाँ, नहीं, नॉर्थ कोरिया नहीं था, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में तुमको लगता है ऐसी पिक्चर कोई बना सकता है। क्यों मजाक कर रहे हो। नॉर्थ कोरिया तो मतलब तुम फील ही नहीं कर सकते कि मतलब ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है वहाँ पे। ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने किस शहर के 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 2019 डी ली जोंग बुक मेमोरियल पुरस्कार जीता है। अब देखो, अवार्ड ही इतना खूबसूरत है, ठीक है। कहाँ जीता होगा तो आप बता दीजिए। पेरिस में, जिनेवा में, लंदन में और द हेग में, ठीक है। द हेगा लिख दिया है, हिंदी खूबसूरत है ही, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये इनको अवार्ड मिला कहाँ पे, जिनेवा में, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न देख ले, थोड़े टफ प्रश्न इस क्वेश्चन हैं ये। बैडमिंटन एशिया परिषद का, देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है कि BAC बैडमिंटन एशिया जो काउंसिल है उसका उपाध्यक्ष किसको चुना गया है। अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, उपाध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको प्रश्न का इसका आंसर दे दीजिएगा। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न का आंसर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनका नाम है हेमंत बिस्वा जी को बैडमिंटन एशिया काउंसिल का उपाध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। ये अच्छा प्रश्न है काफ़ी, तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आचार्य बालकृष्ण को योग एवं आयुर्वेद में नवीन अनुसंधान के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UNSDG द्वारा विश्व के 10 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की श्रेणी में सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई आचार्य बालकृष्ण तो आपने देखे ही होंगे, ये घूमते रहते हैं किसके, हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो ये हमेशा XYZ बोलते हैं। तो मुझे लगता है सबको इसका आंसर आता होगा। तो ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं, मतलब कहने का मतलब पतंजलि जो चलती है, सारा कुछ उसके पीछे जो दिमाग है वो इन्हीं का ही है, जिनका नाम क्या है, आचार्य बालकृष्ण, बिल्कुल पतंजलि। तो ये कुछ प्रश्न थे पिछले 21 तारीख से लेकर
28 तारीख तक के प्रश्न का मैंने यहाँ पे कलेक्शन को आपके सामने डिस्कस किया। अगर आपको ये प्रश्न समझ आए हों तो अच्छी बात है। मैं आगे वीकली डिस्क्रिप्टिव तौर पर करंट अफेयर भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। और उससे पहले आपको अगर ये इन जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं उनको आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए या हमारे क्लास नोट्स चाहिए या वीडियोस की अपडेट चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए तो जुड़े रहें हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक अगर आप नहीं पहुँच पाते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ टेलीग्राम नाम की एक एप्लीकेशन है, वो व्हाट्सएप से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पे ग्रुप्स में काफ़ी लोगों को जोड़ा जा सकता है। जहाँ व्हाट्सएप की एक लिमिटेशंस हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी को आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं हमारी नई अपडेट्स के लिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए भविष्य में किसी भी क्लास से संबंधित, बुक से संबंधित, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ों पर पीछे काम कर रहे हैं। बहुत ही ऑथेंटिक और यूनिक बुक्स बना रहे हैं हम, चाहे साइंस की हों चाहे GS की, उन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज़ रहती हैं, तो जो जेन्युइन क्वेरीज़ होंगी वो उनको यहाँ से लिया जाएगा। भविष्य में आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा, या कुछ बच्चों को कंसल्टेंसी सहायता चाहिए तो उसके लिए भी हम एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। भले ही उसके लिए एक नॉमिनल फ़ीस रखी जाएगी, अदरवाइज़ काफ़ी हौच पौच चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, आप हमें दे सकते हैं। कुछ डाउट कमेंट्स हैं वो ले लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट था अंकित कुमार का, सर अब आप कौन से सेंटर पर पढ़ा रहे हैं? दोस्त मैं मुखर्जी नगर में ही हूँ अभी। और बाकी अगर आपके पास मेरा नंबर है आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। हाँ, लाइक कर दो, ये अच्छी बात है। और हाँ बिल्कुल अक्षय, मैं इस फॉर्मेट को कंटिन्यू रखूँगा। वीकली में क्विज भी लाऊंगा और मैं करंट अफेयर्स को हो सकता है डेली भी डिस्कस करूँ, मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर, या फिर डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई क्लास में। जल्द ही हम नया शेड्यूल आपको अपडेट कर देंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।